युवाओं को नतमस्तक होता हूं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आज के हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट कटिबद्धता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। विश्व की प्रमुखतम अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन संघ इत्यादि में भारत लगातार चौथे वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक विकास दर दर्ज कर रहा है। निसंदेह यह 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक ऊर्जा का परिणाम है। मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प की सीधी यात्रा में हरियाणा एक अविराम और अथक विकास इंजन बने रहने के लिए कटिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए हमने हरियाणा को वर्ष 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसे प्राप्त करने के लिए हमने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 नामक रोड मैप तैयार किया है। इसका लोकार्पण गत 24 दिसंबर को पंचकुला में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। 19 सितंबर 2024 को जारी किए गए हमारे संकल्प पत्र तथा हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 ये दोनों दस्तावेज मेरे आज के बजट के मुख्य प्रकाश स्तंभ हैं। मुझे गर्व है कि हमारे संकल्प पत्र में किए गए 217 वायदों में से आज तक 60 वादे अक्षरशः पूरे किए जा चुके हैं और 120 वादों पर तेजी से कार्य चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2020 में आदरणीय श्री मनोहर लाल जी द्वारा शुरू की गई बजट पूर्व परामर्श की राह पर चलते हुए मैंने गुरुग्राम में 6 जनवरी से लेकर पंचकुला में 27 जनवरी तक कुल 13 बैठकें उद्योग जगत, शिक्षा क्षेत्र, महिला वर्ग, स्वास्थ्य क्षेत्र, किसान भाइयों व बहनों, सरपंचों, पार्षदों, युवा संगठनों, सांसदों और विधायकों के साथ की है। इन बैठकों में मुझे कुल 2199 सुझाव प्राप्त हुए हैं। 6 जनवरी को ही मैंने एक AI चैटबॉट की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से मुझे लगभग 12,400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। कई सुझाव मुझे ईमेल और पत्रों के माध्यम से और शेष मेरे प्रदेश भर के दौरों के दौरान मुझे मिले हैं। इन सभी सुझावों पर मैंने पूरी गहनता से मंथन किया है। मैंने लगभग 5,000 सुझावों को आज के अपने बजट प्रस्तावों में शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार मेरा यह दूसरा राज्य बजट भी वास्तव में हरियाणा की जनता द्वारा बनाया गया ये बजट है। आपने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैं 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इनमें से पहले 5 बिंदुओं का प्रभाव आपको न केवल इस वर्ष के बजट में बल्कि वर्ष 2031 तक के हर राज्य बजट में लगातार देखने को मिलेगा और फिर 7 ऐसे बिंदु हैं जो चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट से संबंधित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2031 तक लगातार जो प्रभावी बिंदु हैं, मैं वे 5 बिंदुओं को बताना चाहूंगा जिनका प्रभाव आपको आने वाले मेरे हर राज्य बजट में मिलेगा। किसी भी राज्य सरकार के बजट में उस वर्ष प्राप्त होने वाले कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है केंद्रीय करों से उस राज्य को मिलने वाला हिस्सा। इस हिस्से का पंचवर्षीय निर्धारण एक नए केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। 1 फरवरी
2024 को 16वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2026 से लेकर के वर्ष 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा अब 1.361% होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005-10 की अवधि में यह हिस्सा 1.075% था। वर्ष 2010-15 की अवधि में यह हिस्सा घट करके 1.048% हो गया था और इसमें वर्ष 2005-10 के मुकाबले हुई वृद्धि में हमारा प्रदेश पूरे देश में 20वें स्थान पर था। वर्ष 2015 से 20 की अवधि में यह हिस्सा और बढ़ करके 1.084% हो गया और इसमें वर्ष 2010-15 की तुलना से यह वृद्धि में प्रदेश में 17वें स्थान पर आ गया था। माननीय अध्यक्ष जी, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021 से 26 की अवधि में यह हिस्सा फिर बढ़ करके 1.093% हो गया था 16वें वित्त आयोग की ताजा सिफारिशों के अनुसार। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026 से वर्ष 2031 तक हमारा हिस्सा अब और अधिक बढ़ गया है। अब ये 1.361% रहेगा। वर्ष 2021 से वर्ष 2026 के मुकाबले में यह बढ़ोतरी 24.52% की है। माननीय अध्यक्ष जी, यह वृद्धि देश के सभी 28 राज्यों में सर्वाधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी व 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी का हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। इस वृद्धि को वर्ष 2026-27 बजट के संदर्भ में देखने से स्थिति और भी स्पष्ट होती है। वर्ष 2005-6 में 13,853 करोड़ के हरियाणा के कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था 1,201 करोड़ अर्थात कुल राजस्व का केवल 8.7%। वर्ष 2014-15 के जो 40,799 करोड़ के हमारे कुल राजस्व में केंद्रीय करों से मिले हिस्से से राजस्व था 3,548 करोड़ अर्थात कुल राजस्व का फिर से केवल 8.7%। वर्ष 2024-25 में बढ़कर यह हिस्सा कुल राजस्व का 13.2% हो गया था। वर्ष 2026-27 के आंकड़े जब मैं रखूंगा तो आप देखेंगे कि इस वर्ष हमारे कुल राजस्व का 14.2% केंद्रीय करों से प्राप्त होगा। ये आंकड़े माननीय अध्यक्ष जी, ये आंकड़े डबल इंजन सरकार की अवधारणा के सबसे सशक्त परिचायक हैं। गत 10 दिसंबर को विश्व बैंक के बोर्ड ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमारे हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। वर्ष 2031 तक सभी जिलों में चलने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुल 2,716 करोड़ की सहयोग राशि विश्व बैंक द्वारा दी जाएगी। इसमें 44 करोड़ अनुदान के रूप में तथा 2,672 करोड़ केवल 2% की ब्याज दर पर सहायता लोन के रूप में उपलब्ध होगी। विश्व बैंक के व्यापक वैश्विक ज्ञान के सहयोग से वर्ष 2031 तक हम 6 महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करेंगे। प्राथमिक कणिका तत्व PM 2.5 में 122 किलो टन की कमी लाते हुए औसत एक्सपोजर को वर्तमान के 72 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से घटाकर 53 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक लाया जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड में 235.10 किलो टन, अमोनिया में 197.70 किलो टन, सल्फर ऑक्साइड में 39.20 किलो टन
तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 3.90 मिलियन टन की कमी लाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, अक्टूबर 2026 तक हमें वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोजेक्ट के लिए 5,715 करोड़ तथा हरियाणा एआई मिशन के लिए 474 करोड़ की स्वीकृति भी विश्व बैंक से मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम 106 नहरें, 620 खालें, 2 लाख एकड़ भूमि में जल भराव की समस्या का समाधान, 62 नए जल निकायों का निर्माण, 23,700 एकड़ भूमि पर नहरों से सूक्ष्म सिंचाई तथा जींद, कैथल और गुरुग्राम में स्थित 4 प्रमुख सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों से उपचारित जल का पुनः उपयोग कर लगभग 2,500 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को एआई से संबंधित प्रशिक्षण दे करके नई तरह की नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा। पिछले बजट में मेरी घोषणा अनुसार 16 जुलाई 2025 को डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना हो गई थी। मुझे हर्ष है कि वित्त वर्ष 2026-27 में 4 विभागों के 21 प्रस्तावों में इस विभाग के सुझाव पर 1,837.65 करोड़ का प्रावधान फोरसाइट एनएक्स नाम से किया गया है। ये प्रस्ताव इन विभागों को भविष्य सक्षम बनाने में सहायक होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तय किया है कि हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए इस महान सदन में रखे जाने वाले हमारे सभी आगामी बजट एक तो जेंडर बेस्ड और दूसरे वृद्धजन आधारित भी होंगे। इसका अर्थ है कि अगले बजट से सभी विभाग अपने आवंटन का एक निश्चित भाग महिलाओं के लिए और एक निश्चित भाग वृद्धजनों के लिए आरक्षित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी वर्ष के दौरान सरकार द्वारा लिए गए नए ऋण तथा पिछले ऋणों के किए भुगतान के बीच के अंतर को शुद्ध ऋण कहा जाता है। उदय स्कीम के तहत हमारी सरकार ने श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 में दोनों बिजली वितरण निगमों के 25,950 करोड़ के पुराने ऋण अपने खाते में ले लिए थे, जिसकी शुरुआती वार्षिक ब्याज दर 11.2% थी। सरकार ने 8.21% की ब्याज दर पर उदय बॉन्ड जारी किए, जिससे उत्तर एवं दक्षिणी बिजली वितरण निगमों को ब्याज के रूप में 6,200 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह हर्ष की बात है कि अब 25,950 करोड़ के ऋण में से केवल 1,730 करोड़ का ऋण वापिस करना बाकी है, जिसे हम वर्ष 2026-27 में ही वापिस कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगले वर्ष से लगातार आपको इसका असर राज्य सरकार के शुद्ध ऋण की कमी के रूप में अवश्य ही दिखेगा। वर्ष 2014-15 में शुद्ध ऋण में 10.3% वृद्धि हुई थी। वर्ष 2024-25 में शुद्ध ऋण में यह वृद्धि गिरकर 4.91% रह गई है। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार यह 35,457 करोड़ है, जो कि वर्ष 2026-27 के बजट में 40,148 करोड़ अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त वर्ष 2025-26 से संबंधित कुछ बिंदु मेरा मानना है कि आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली बात कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब मैं चालू बजट के प्रबंधन पर 7 बातें कहना चाहता हूं। कोई सरकार अपने राजकोष का कितना अच्छा प्रबंधन कर रही है, इसका सबसे उत्तम मानक राजकोषीय घाटा होता है। वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2014 तक के 10 वित्त वर्षों की अवधि में राजकोषीय घाटा 286 करोड़ से बढ़कर के 12,586 करोड़ हो गया था, अर्थात इसमें लगभग 44 गुना वृद्धि हुई थी। परंतु वित्त वर्ष 2014 से वर्ष 2024 की 10 वर्षों की अवधि में राजकोषीय घाटा केवल 2.75
गुणा ही बढ़ा था। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा उस राज्य की उस वर्ष की जीडीपी के 3% से कम होना चाहिए। वर्ष 2014-15 में हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.88% था। वर्ष 2024-25 में यह घट करके 2.83% रह गया था। पिछले बजट में मैंने इसे और कम करते हुए 2.67% रखने का लक्ष्य रखा था। हर्ष की बात है कि वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.66% रहने का अनुमान है। स्पष्ट है कि हमारी सरकार ने अपने लक्ष्य से भी अधिक कुशल वित्तीय प्रबंधन किया है। वे बोलते रहे, माननीय अध्यक्ष जी, वे बोलते रहे, मनसूबे हवाओं की तरह हमने जमीन पे उतरकर आसमां बदल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.65% तक सीमित रखने का मेरा प्रस्ताव है। हमारी सरकार ने पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पर निरंतर बल दिया है। वर्ष 2004-05 में पूंजीगत व्यय 1105 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.1% था। वर्ष 2014-15 में यह बढ़कर 4,558 करोड़ हो गया, जो कुल बजट का 7.4% था। वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत व्यय 15,642 करोड़ रह गया, जो कुल बजट का 8.9% था। वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह 21,207 करोड़ अनुमानित है, जो कि कुल बजट का 10.5% होगा। वर्ष 2026-27 के मेरे प्रस्तावों में 28,205 करोड़ का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है, जो कि कुल बजट का 12.6% होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यदि प्रभावी पूंजीगत व्यय इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए, जिसमें पूंजीगत व्यय के साथ साथ पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान भी सम्मिलित हैं, तो यह वर्ष 2014-15 में 4,636 करोड़ था, जो कुल बजट का 7.5% था। वर्ष 2025-26 में यह बढ़कर के 27,650 करोड़ हो गया है, जो कुल बजट का 13.6% है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 11 वर्षों में इसमें 6.1% बिंदुओं की वृद्धि हुई है। अब वर्ष 2026-27 में यह 35,216 करोड़ अनुमानित है, जो कुल बजट का 15.7% है। वर्ष 2014-15 में कुल बजट 73,301 करोड़ था, जबकि वास्तविक व्यय 61,903 करोड़ अर्थात 84.45% हुआ था। वर्ष 2025-26 के लिए मैंने कुल बजट 2,05,017 करोड़ का रखा था। 31 मार्च 2026 तक लगभग 2,02,000 करोड़ व्यय अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, जो कुल बजट का लगभग 98% है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि कुल बजट का 98% हिस्सा खर्च हुआ हो। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2004-05 में राजस्व घाटा उस समय के कुल बजट का 1.66% था, जो वर्ष 2014-15 के में 8 गुना बढ़कर के 13.4% हो गया है। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा बजट व्यय का घटकर 11% रहा है। वर्ष 2025-26 में राजस्व घाटा वर्ष 2014-15 के मुकाबले घट करके 8.98% अनुमानित है। वर्ष 2026-27 के लिए मेरे प्रस्ताव में इसे और कम करते हुए बजट व्यय के 5.90% तक सीमित रखने का लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व घाटे से एक बेहतर मानक प्रभावी राजस्व घाटा होता है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु
दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता, वर्ष 2014-15 में प्रभावी राजस्व घाटा राज्य जीडीपी का 1.9% था, जो कि वर्ष 2024-25 में घट करके 1.16% रह गया। हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन से यह वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में और कम होकर के 0.86% रहने का अनुमान है। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमानों में इसमें और कमी लाते हुए मात्र 0.41% तक लाने का लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने सरकारी उपक्रमों के ऋणों पर नकेल कसने की बात कही थी। वर्ष 2014-15 में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वो 22 थी, जो वर्ष 2024-25 में घट करके 18 हो गई और वर्ष 2014-15 में घाटे में चल रहे उपक्रमों की घाटे की राशि 2,889 करोड़ थी, जो वर्ष 2024-25 में घट करके 1,012 करोड़ रह गई है। अर्थात सरकारी उपक्रमों के घाटे में लगातार लगभग 3 गुना की कमी आई है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-15 में 20 उपक्रमों को कुल 450 करोड़ 16 लाख का लाभ हुआ था। वर्ष 2024-25 में लाभ में चल रहे उपक्रमों की संख्या वर्ष 2014-15 के मुकाबले बढ़कर के 24 हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जिनका कुल लाभ 1,205 करोड़ 14 लाख हो गया है, अर्थात इनका कुल लाभ भी लगभग 3 गुना हो गया है। वर्ष 2004-05 में बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों में 10.37% की कमी दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2024-25 में यह कमी केवल 5.04% रही। वर्ष 2025-26 में यह अब और कम होकर के केवल 1.07% रह गई है। इस सत्र के पहले दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में आशा व्यक्त की थी, माननीय अध्यक्ष जी, कि इस बजट सत्र में संवाद और सहमति के माध्यम से यह सदन हरियाणा के हित में कुछ ऐतिहासिक निर्णय लेगा। ये माननीय राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कहा था। इस दृष्टि से मैं विभागवार बजट प्रस्ताव करने से पहले 12 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। एक, हरियाणा राज्य में 2 बिजली वितरण निगम है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम अपने अपने जिले में ये कुल 14,391 फीडरों के माध्यम से घरेलू, कमर्शियल, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करते हैं। वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 तक इन दोनों निगमों ने 1,89,878 नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए थे। इनकी तुलना में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2025-26 दिसंबर तक इन्होंने 2,92,990 नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को और जल्दी कनेक्शन दिलवाने एवं भरोसेमंद और निर्बाध बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से प्रदेश में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से एक तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाने का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रदेश के सभी 5,084 कृषि फीडरों तथा 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सभी बिजली सेवाएं देगी। इससे हर खेत तक निर्बाध बिजली पहुंचेगी। नए ट्यूबवेल कनेक्शन देने से लेकर खराब ट्रांसफार्मर बदलने तक की सेवाओं में भारी तेजी आएगी। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह मील का पत्थर सिद्ध होगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए पूरे देश की किशोरियों को निःशुल्क HPV वैक्सीन लगाने का शुभारंभ किया था। वर्ष 2026-27 में हमारी जिन बेटियों की आयु 14 वर्ष हो गई है परंतु 15 वर्ष नहीं हुई है, ऐसी 3 लाख बेटियों को HPV वैक्सीन से टीकाकरण का मेरा प्रस्ताव है। हर नारी
स्वस्थ नारी के लक्ष्य को लेकर हर जिला अस्पताल और हर उपमंडल अस्पताल में विशेष स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक स्थापित करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, 17 अक्टूबर 2024 से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से मैं सैकड़ों गांवों का दौरा कर चुका हूं। मैंने पाया है कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण और गांव में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में हुए कामों की जनमानस में गहरी स्वीकृति है, परंतु हमारी 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं की हरियाणा की विकास यात्रा में उतनी भागीदारी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। यह 3 संस्थाएं हैं हमारी 6227 ग्राम सभाएं, हमारी 804 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स और 9000 से अधिक श्रम एवं निर्माण समितियां। मैंने इन सभी संस्थाओं का जीर्णोद्धार करके विकास प्रयासों में जन भागीदारी को और व्यापक एवं सशक्त करने की दृष्टि से अनेक बजट प्रस्ताव रखे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में ग्राम सभा की वर्ष में कुल 3 बैठकें अनिवार्य हैं और इनके कुल 10 प्रमुख कार्य निर्धारित हैं, जैसे ग्राम पंचायत के वार्षिक विवरण की समीक्षा, योजनाओं के स्थान चयन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जांच। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2026-27 से ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में 6 नए कार्यों पर चर्चा अनिवार्य की जाएगी। यह नए कार्य हैं गांव में पेयजल आपूर्ति, दूषित जल प्रबंधन, अमृत सरोवरों के कार्य तथा जल जमाव रुकावट संबंधी समस्याएं, गांव में नशे की लत की समीक्षा, सभी सामाजिक पेंशनों के लाभार्थियों का सत्यापन, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन का निरीक्षण तथा सभी सरकारी भवनों के रख रखाव की समीक्षा और ई ग्राम स्वराज पर सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करना। मेरा सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन है कि आप जहां तक संभव हो अपने विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यदि आपको लगे कि कोई और काम भी ग्राम सभा की बैठकों के एजेंडा में शामिल किए जा सकते हैं तो मुझे जरूर बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के मंत्र से प्रेरित होकर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने स्वरोजगार और समग्र विकास पैदा करने में सहकारिता क्षेत्र की अपार क्षमता को मजबूत करने के लिए देश भर में 57 पहल शुरू की गई है। आज हमारी 804 पैक्स में से केवल 33 पैक्स ही लाभ में हैं। सभी पैक्स के कंप्यूटरीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। कॉमन सर्विस सेंटर, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, जन औषधि केंद्र, एलपीजी एवं पेट्रोल पंप तथा कृषि विपणन एवं भंडारण जैसी गतिविधियां अब कई पैक्स द्वारा प्रारंभ की गई हैं। इन पहलों के माध्यम से पैक्स पेट्रोल पंप सहित विविध नवीन व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़कर बहुउद्देशीय, आर्थिक रूप से सशक्त, लाभकारी एवं रोजगार सृजन करने वाली संस्थाओं के रूप में उभर रही हैं। मैंने वर्ष 2026-27 में कम से कम 300 घाटे में चल रही पैक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में राज्य में 9000 से अधिक श्रम एवं निर्माण सहकार समितियां कार्य कर रही हैं। पिछले वर्ष लगभग 1000 करोड़ के सरकारी निर्माण कार्य इन समितियों को आवंटित किए गए। लगभग 6000 समितियां बिल्कुल निष्क्रिय हैं। इच्छुक शिक्षित युवाओं को इनसे जोड़ने के लिए आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में सेमिनार एवं वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2026-27 में इन समितियों के लिए लगभग 4000 करोड़ के सरकारी कार्य आवंटित करने का मेरा प्रस्ताव है। मेरा विश्वास है माननीय अध्यक्ष जी कि इन 3 प्रस्तावों से इन संस्थाओं में नया रक्त संचार होगा और हरियाणा के हजारों नए युवाओं की ऊर्जा का सहयोग हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, गत माह हरियाणा एआई मिशन के अंतर्गत राज्य में एक अत्याधुनिक एआई
सैंडबॉक्स बनाया गया है, जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और एवं पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऐसे उपयोग मामलों की पहचान और सत्यापन में जुट गया है, जिनमें एआई के प्रयोग से विभागीय सेवाओं में दक्षता लाई जा सकती है। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम एआई टीमों का चयन किया जाएगा। 1 नवंबर 2026 से सफल मॉडलों को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा 5वां प्रस्ताव वर्ष 2026-27 में हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्ता शैक्षणिक संस्थाओं तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित करने का है। यह पहल सरकारी व्यय में उल्लेखनीय कमी लाने के साथ साथ राज्य को विकेंद्रीकृत एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल की दिशा में अग्रसर करेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पिछले बजट की घोषणा के अनुसार निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई मेक इन हरियाणा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। वर्ष 2026-27 से लागू की जाने वाली इस नीति के 3 उल्लेखनीय प्रस्ताव ये हैं। दशकों से चली आ रही ए, बी, सी और डी ब्लॉक आधारित लोकेशन वर्गीकरण व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था लागू करके सभी ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये में नए औद्योगिक निवेश पर कैपिटल सब्सिडी HKRN पर पंजीकृत युवाओं में से औद्योगिक इकाइयों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करने और औद्योगिक इकाइयों द्वारा R&D करने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। गैर स्थानीय युवाओं को उद्योगों में नौकरी पर लगाने के लिए वर्तमान में दी जा रही प्रति कर्मचारी 48,000 की एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी बढ़ाकर को 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के उद्योग विभाग द्वारा सोनीपत, हिसार, अंबाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए थे। कालांतर में इन्हें हरियाणा उद्योग विभाग और तत्पश्चात HSIIDC को स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान में ये क्षेत्र नगर निगमों की सीमाओं के बीच आ चुके हैं। यहाँ के उद्योगपति अक्सर कहते हैं कि इनकी स्थिति बदहाल हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इन सभी क्षेत्रों की तकदीर बदलकर दिखाने का संकल्प लिया है। इन क्षेत्रों में और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वर्ष 2026-27 में सक्षम नाम से 500 करोड़ की प्रारंभिक राशि से एक विशेष फंड की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी के मूल दरों का पुनर्निरीक्षण एवं व्यापक संशोधन करने की मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुपालन में गठित की गई एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 प्रति माह करने की सिफारिश की है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर के 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक परीक्षा केंद्र की स्थापना का वायदा भी था। इस दिशा में एक ठोस कदम के रूप में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। प्रथम आदर्श परीक्षा केंद्र की स्थापना 25 दिसंबर 2026 तक कुरुक्षेत्र में की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, यमुना नदी हरियाणा की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हरियाणा में यमुना की कुल 313 किलोमीटर लंबाई में जल प्रदूषण को समाप्त करने के लक्ष्य से मैं अपनी अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता हूं, इसके अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता में वृद्धि, अनियंत्रित अपशिष्ट प्रवाह पर पूर्ण रोक, औद्योगिक इकाइयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, नदी तटों का संरक्षण, हरित पट्टी विकास तथा भूजल पुनर्भरण के साथ एक समन्वित कार्य योजना बनाकर
यमुना में गिरने वाले सभी नालों के जल का वैज्ञानिक उपचार वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु सक्षम राज्य बनाने की दिशा में 100 करोड़ रुपए के सीड प्रावधान के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रदेश में शून्य उत्सर्जन वाहनों, नवीकरणीय जलवायु ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, शहरी हरितकरण, जलवायु अनुकूल कृषि तथा प्रकृति आधारित समाधानों में निवेश को गति देगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 19 दिसंबर 2025 को हांसी को हरियाणा के 23वें जिले के रूप में गठित किया था। यहां मिनी सचिवालय, आधुनिक पुलिस लाइन, 200 बेड अस्पताल इत्यादि का निर्माण कार्य तथा सभी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती वर्ष 2026-27 की शुरुआत में ही सुनिश्चित करके वर्ष 2027-28 की समाप्ति से पहले हांसी को एक अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण से पहले अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा के बारे में सदन को अवगत कराने की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि योजना विभाग की 29 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था की अनुमानित दर 9.5% है। वर्ष 2014-15 में अखिल भारतीय जीडीपी में हमारे राज्य का हिस्सा 3.5% था। वर्ष 2025-26 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा बढ़कर के 3.8% रहने का अनुमान है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी है। वर्ष 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 थी। योजना विभाग की उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 में हरियाणा की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 3,95,618 है। इस प्रकार पिछले 11 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2.7 गुना की वृद्धि से हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब वर्ष 2026-27 के हरियाणा बजट प्रस्तुतिकरण के ठीक पहले हृदय की गहराइयों से इस महान सदन के सभी सदस्यों का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा। आप सभी ने 27 जनवरी को रेड बिशप पंचकुला में इस बजट के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए थे। मैंने सभी सुझाव बड़े ध्यान से सुने थे। मैं आशा करता हूं कि आप भी पूरी एकाग्रता से मेरे हर प्रस्ताव को सुनेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि बीच बीच में जहां जहां आपको किसी प्रस्ताव में अपना सुझाव स्वीकृत हुआ दिखे तो आप उसका स्वागत करें, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा विश्वास है कि हर सदस्य को बजट भाषण के अंत तक ऐसे कई अवसर आपको मिलेंगे। हरियाणा की जनता द्वारा गढ़ा गया मेरा आज का बजट केवल सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये संत परंपरा की उस वाणी से प्रेरित है जो कहती है, कीरत कर, नाम जप, वंड छक। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्ताव रखता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट में राजकोषीय घाटा 40,293.17 करोड़, जो जीडीपी का 2.65%, राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय
0.32% है। माननीय अध्यक्ष जी, जल ही जीवन है। एक भी स्थायी नदी न होने के कारण हमारे प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमित जल उपलब्धता से ही अपने लोगों की निरंतर बढ़ती जल की मांग की निर्बाध आपूर्ति करते रहना है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में आज जल की कुल वार्षिक मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है। दूसरी ओर हमारे पास सतही जल 20,94,000 करोड़ लीटर और वर्षा जल 1,32,276 करोड़ लीटर है। शेष 12,70,000 करोड़ लीटर मांग की आपूर्ति भूजल से होती है। स्पष्ट है कि बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भूजल का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से जल के सिकुड़ने की संभावना है। भविष्य सक्षम हरियाणा के लिए यह जरूरी है कि बिना कोई देरी किए सीमित पानी का कुशलतम प्रयोग किया जाए। कबीरदास जी ने, माननीय अध्यक्ष जी, कहा है कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरिये करेगा कब। ये कबीरदास जी ने कहा है। अतः इस वर्ष विभागवार बजट प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण की परंपरा से हटकर मैं पानी से जुड़े सभी मुख्य विभागों के बजट प्रस्तावों को एक साथ प्रस्तुत करूंगा। आज का मेरा जल संरक्षण और संवर्धन पर यह ध्यान पूरे वर्ष सरकार के सभी विभागों की करनी में भी ये झलकेगा। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, हरियाणा का किसान केवल देश का अन्नदाता नहीं बल्कि हरियाणा की आर्थिक सामाजिक स्थिरता का सशक्त आधार भी है। इसलिए किसान की आशा हमारी सरकार की दिशा है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले बजट में मैंने उर्वरकों के तर्कसंगत प्रयोग के लिए इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के साथ एकीकृत करने की घोषणा की थी। इससे वर्तमान रबी सीजन के दौरान उर्वरक वितरण में पारदर्शिता आई है। 8 अक्टूबर 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी में 704 करोड़ रुपए की बचत हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, 15 जनवरी को हिसार में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता से जुड़े 362 किसानों तथा कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़े भाइयों और बहनों से विचार विमर्श में मुझे कुल 58 सुझाव मिले थे। मैंने न केवल इन सभी सुझावों को वरना AI चैट बॉट से प्राप्त हुए अधिकांश सुझावों को भी किसी न किसी रूप में इस बजट में शामिल किया है। वर्ष 2026-27 के मेरे मुख्य बजट प्रस्ताव इस प्रकार हैं। पिछले बजट में लवणीय नमकीन भूमि को पुनर्जीवित किए जाने के लिए 1 लाख एकड़ भूमि के निर्धारित लक्ष्य में से लगभग 92,000 एकड़ भूमि के सुधार का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2026-27 के लिए भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम व अन्य जिलों में अतिरिक्त 1,40,000 एकड़ भूमि को खेती लायक बनाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि मैंने पिछले वर्ष 8,000 प्रति एकड़ की थी। वर्ष 2026-27 में जो किसान धान छोड़कर दालें, तिलहन, कपास उगाएंगे उन्हें 2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अगले 3 वर्षों में प्रदेश के सभी 8 लाख नलकूपों की गुणवत्ता का आंकलन करने का निर्णय किया है। वर्ष 2026-27 में 1/3 ट्यूबवेल अर्थात 2,70,000 ट्यूबवेलों के जल के नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। देसी कपास की खेती में प्रोत्साहन के लिए वर्तमान में दी जा रही प्रोत्साहन राशि 3,000 प्रति एकड़ से बढ़ा करके 4,000 प्रति एकड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। प्राकृतिक जैविक खेती प्रमाणन पर्वत पहले से ही एपीडा से प्रमाणित किसानों को
अगले 5 वर्षों तक 10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान देने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक जैविक खेती करेंगे। इसी तरह पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर भी प्राकृतिक व जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष में एक नीति बनाई जाएगी। किसानों को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा। पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी व नारनौल में प्राकृतिक व जैविक किसानों की कृषि उपज बेचने के लिए मंडियों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं तथा प्रमाणीकरण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त स्तर के केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को अपनी प्राकृतिक व जैविक कृषि उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसानों को दिए जाने वाले 1200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान को तथा डीएसआर अपनाने के लिए किसान को दिए जाने वाले 4500 रुपए प्रति एकड़ के अनुदान को वर्ष 2026-27 में भी जारी रखा जाएगा। हरियाणा के किसानों को देश के विभिन्न प्रदेशों में आधुनिकतम तकनीकों, उन्नत कृषि पद्धतियों, नए बाजारों से जुड़ने के अवसर जांचने के लिए हर जिले से कम 100 किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को 4 फुट की दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण अपनाने के लिए किसानों को दी जा रही 3,000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5,000 प्रति एकड़ किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की हर सरकारी चीनी मिल अपने क्षेत्र के किसानों को शुगर केन हार्वेस्टर उपलब्ध कराएगी ताकि श्रम लागत में कमी आए। टिश्यू कल्चर के माध्यम से गन्ना की उत्पादकता में वृद्धि होती है और इस विधि से तैयार हुई पौध को किसानों को अब मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को एकल आंख विधि से गन्ने की बिजाई करने पर 3,000 प्रति एकड़ की राशि को बढ़ाकर 5,000 प्रति एकड़ किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% सब्सिडी तथा 5 किलोग्राम तक के पैकेट विक्रेताओं को बिक्री संबंधी लाइसेंस से छूट देकर जैविक खेती को व्यापक रूप से बढ़ाने का मेरा प्रस्ताव है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 2000 एकड़ के एक क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकों द्वारा स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से एक नई योजना द्वारा प्राकृतिक खेती शुरू करने का मेरा प्रस्ताव है। इसमें यदि किसानों को किसी प्रकार का भी नुकसान होगा तो उसकी हर पाई की भरपाई हरियाणा सरकार द्वारा की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त सभी जिलों में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे सुरक्षित खेती, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग व ई पोस्ट के अंतर्गत कुल 1000 एकड़ क्षेत्र को लाने का भी मेरा प्रस्ताव है। ग्रामीण उत्पादकों की सीधी बिक्री हेतु प्रदेश में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी, जिन्हें एफपीओ द्वारा निर्मित पैक हाउसेस से लिंक किया जाएगा। पहली ग्रामीण हाट मंडी का उद्घाटन किसान दिवस के मौके पर 23 दिसंबर 2026 को किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एफपीओ के बागवानी उत्पादन से लेकर मूल्य संवर्धन एवं विपणन तक एकीकृत संस्थागत समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से बागवानी विभाग का पुनर्गठन कर इसे बागवानी एवं विपणन विभाग के रूप में स्थापित किए जाने का भी मेरा प्रस्ताव है। वर्ष 2026-27 में बागवानी फसलों के पंजीकरण के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा FMFMB पोर्टल को पूरे वर्ष संचालित किया जाएगा तथा एक कोल्ड चेन नीति लागू कर भंडारण मूल्य स्थिरता तथा निर्यात बढ़ोतरी लाने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मोरनी ब्लॉक को एक प्राकृतिक जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना 20 वित्त वर्ष में लाई जाएगी।
माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फलों की फसल खराब होने पर मिलने वाले मुआवजे को 40,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर के 50,000 प्रति एकड़ तथा सब्जियों एवं मसालों के लिए मिलने वाले मुआवजे को 30,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर के 40,000 प्रति एकड़ करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, टिश्यू कल्चर के माध्यम से पैदा किए गए आलू बीज की श्रृंखला का प्रमाणीकरण करने के लिए एक हरियाणा आलू बीज अधिनियम लाया जाएगा। इस अधिनियम के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 7.5 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता युक्त बीज आलू का उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, घरौंडा व सिरसा में स्थापित कीटनाशक अवशेष प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में फलों और सब्जियों के सैंपल्स की वार्षिक परीक्षण क्षमता 3,000 सैंपल से बढ़ाकर के 5,000 सैंपल प्रति वर्ष करने तथा इनमें नेमाटोड परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जिला सोनीपत, पानीपत, अंबाला, करनाल व कुरुक्षेत्र मशरूम उत्पादन में अग्रणी है। इन जिलों में मशरूम उत्पादन व मूल्य संवर्धन को व्यापक स्तर पर और बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एफपीओ मिशन के माध्यम से 775 एफपीओ को सुदृढ़ कर कृषि व्यवसाय को नई दिशा दी जाएगी। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 2026 को की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मधुमक्खी पालन को प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम मुक्त करने के लिए वर्ष 2026-27 में इस व्यवसाय को भी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में लाने का मेरा प्रस्ताव है। वर्ष 2026-27 में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने महिला समूहों की 2000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको हाट मंडी तथा सीधे बाजार से भी जोड़ा जाएगा। मत्स्य एवं झींगा पालन के कृषि फीडरों से बिजली आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं को रियायती कृषि दरों पर मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। इस श्रेणी के गैर कृषि फीडरों से 20 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को एफपीओ एग्रो इंडस्ट्री कैटेगरी में 4.75 रुपए की दर से बिजली आपूर्ति की जा रही है। ऐसे गैर कृषि फीडरों से बिजली आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं की लोड सीमा 20 किलोवाट से बढ़ा करके 40 किलोवाट कर उन्हें एफपीओ एग्रो इंडस्ट्री श्रेणी के तहत 6 रुपए 60 पैसे से कम करके 4 रुपए 75 पैसे की दर से बिजली उपलब्ध कराने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मत्स्य किसानों की मांग अनुसार यमुनानगर, रोहतक एवं फरीदाबाद में कुल 9 करोड़ की लागत से नई मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। ज्योतिसर एवं सांपला में स्थित राजकीय बिजली बीज फार्मों का सुदृढ़ीकरण आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके लिए कुल 20 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जिला हिसार एवं फरीदाबाद में कुल 100 करोड़ की लागत से 2 नवीन एवं आधुनिक मछली मंडियों की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत करनाल में 50 करोड़ की लागत से नवीन मछली प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वन हेल्थ दृष्टिकोण के अंतर्गत पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों से बचाव व रोकथाम के लिए पशुपालकों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 करोड़ की लागत से हिसार में एक बहुउद्देशीय पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, 7 नए राजकीय पशु औषधालय मुसनौता, नागलजाट, शिव गौशाला मतलौडा, मोरखेड़ी, बहलौली और दहीमन गौ अभयारण्य और 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय कारियादू, डुंडवा, मोहम्मदपुर, अहीर व ममरिया आसमपुर में खोले जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में अभी 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक इकाई सुनिश्चित करने के लिए 8 करोड़ की लागत से 20 नई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। पशुओं के उपचार व टीकाकरण सेवाओं में
समयबद्धता लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से 15 करोड़ की लागत से सभी पशु संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण का मेरा प्रस्ताव है। पिछले बजट में मैंने महिलाओं द्वारा एक दुधारू पशु की खरीद पर 1 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। वर्ष 2025-26 में स्थापित कुल 943 डेयरियों में से 316 डेयरी इकाइयां महिलाओं द्वारा लगाई गई हैं। डेयरी विकास में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से 100 पशुओं तक की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना हेतु एक नई योजना 2026-27 में लागू करने का भी मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वन हेल्थ के अनुसार मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। किसी एक में परिवर्तन अन्य दो पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए हिसार में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2021-22 में शुरू की गई हर हित स्टोर योजना के तहत कुल 1327 स्टोर खोले जा चुके हैं। मार्च 2026 तक इनकी संख्या 1400 हो जाएगी। इनमें से 768 स्टोर मुद्रा लोन लेकर खोले गए हैं। वर्ष 2026-27 में 700 नए हर हित स्टोर खोलने का मेरा प्रस्ताव है। इसलिए इस वर्ष स्वयं सहायता समूह सीएम पैक्स तथा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के लाभार्थियों को हर हित स्टोर खोलने में प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, 4 वर्षों के अनुभव के उपरांत फ्रेंचाइजी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से पंचायत की जमीन पर पोर्टेबल कैबिन की व्यवस्था, एक्सपायर उत्पादकों हेतु नई नीति तथा यूरिया और डीएपी की बिक्री एवं जन औषधि केंद्र के रूप में काम करने की सुविधा दी जाएगी। इस योजना की सफलता यहां से आंकी जा सकती है कि हर हित योजना से वर्ष 2021 से वर्ष 2025 के बीच कुल 1000 करोड़ का कारोबार हुआ था, जो वर्ष 25-26 में बढ़कर 2000 करोड़ का अनुमानित है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में पैक्स की उपविधियों में आवश्यक संशोधन कर उन्हें बहुउद्देशीय पैक्स एम पैक्स के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। राज्य में कार्यरत सीएम पैक्स के उपविधियों बायलॉज में संशोधन करके इनको भी एम पैक्स के समक्ष किया जाएगा, जिससे उनकी कार्यप्रणाली, क्रियात्मक अधिकारिता तथा एम पैक्स को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं एवं लाभों तक समान रूप से पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, रोहतक स्थित कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सेंटर को कोऑपरेटिव कॉलेज के तौर पर विकसित करने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, ताकि इसे त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से जोड़ा जा सके। माननीय अध्यक्ष जी, किन्नू उत्पादक किसानों के लिए सिरसा में एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र का प्रावधान मैंने पिछले बजट में किया था। इसके लिए वीटा प्लांट सिरसा में चिन्हित 3 एकड़ जगह पर 25 करोड़ की लागत से पीपी मोड पर 10,000 मीट्रिक टन किन्नू और 12,000 मीट्रिक टन अन्य फलों के जूस का प्लांट 2026-27 में उत्पादन शुरू कर देगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में आज 6 मिल्क प्लांट हैं। वर्ष 2026-27 में हरियाणा डेयरी विकास शहरी संघ लिमिटेड द्वारा 300 करोड़ की लागत के 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता वाले 2 नए प्लांट रेवाड़ी तथा अंबाला में लगाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के बजट में मेरे द्वारा प्रस्तावित 350 नए वीटा बूथ खोलने का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। अब वर्ष 2026-27 में 2000 नए वीटा बूथ मिल्क बार खोलने का मेरा प्रस्ताव है। साथ ही वीटा बूथ आवंटन नीति में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 20% आरक्षण का लाभ इसमें दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य पदार्थों की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 नई व्यापक एकीकृत खाद्य प्रयोगशालाएं हिसार, नारनौल, सिरसा, जींद, यमुनानगर, रोहतक, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्थापित की जाएंगी। इनमें से 2 प्रयोगशालाएं वर्ष 2026-27 में स्थापित करने का लक्ष्य है,
जिनके लिए मैं 24 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूं। इस प्रकार करनाल एग्रोमाल में 8 करोड़ रुपए की लागत से NABL सर्टिफाइड दुग्ध एवं खाद्य पदार्थ परीक्षण लैब स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, विभाग की सभी योजनाओं हेतु वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान की तुलना में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आवंटित राशि को 4.40% से बढ़ाकर के 4,0609.88 करोड़, बागवानी विभाग को की आवंटित राशि को 0.86% से बढ़ाकर 1,176.91 करोड़, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की आवंटित राशि को 23.31% से बढ़ाकर 2,290.57 करोड़, मत्स्य पालन विभाग की आवंटित राशि को 14.83% से बढ़ाकर 242.41 करोड़, सहकारिता क्षेत्र की आवंटित राशि को 70.36% से बढ़ाकर 1,970 करोड़ का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, सिंचाई भविष्य में जल की उपलब्धता कम होने की चुनौती से निपटने की आवश्यकता के चलते अब सिंचाई विभाग के लिए मेरे निम्न प्रस्ताव हैं। वर्ष 1976 में प्रारंभ की गई दक्षिण हरियाणा के लिफ्ट कैनाल सिस्टम की मुख्य नहरों के लिए वर्ष 2014-15 में 451 पंप थे। तब ये सभी लगभग 35 वर्ष पुराने थे। आज तक इनमें से 444 पंपों का नवीनीकरण किया जा चुका है, जिससे इनकी क्षमता वर्ष 2014-15 में केवल 40% तक रह गई थी। वो आज बढ़कर के 95% से अधिक हो गई है। अब केवल 7 पंप वर्ष 1991 से पहले के हैं। वर्ष 2026-27 में इन सभी 7 पंपों को भी नए पंपों में बदलने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2026-27 में 1500 किलोमीटर नहरों की लाइनिंग के पुनर्वास का मेरा प्रस्ताव है, जिनमें भाखड़ा मेन ब्रांच, सिरसा ब्रांच, NBK लिंक चैनल, भालोट सब ब्रांच तथा हावड़ी सब ब्रांच सहित लगभग 70 अन्य नहरें शामिल हैं, जिनका पुनर्वास किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संकल्प है कि वर्ष 2031 तक पूरे प्रदेश में एक भी नहर ऐसी नहीं होगी जिसकी लाइनिंग का पुनर्वास शेष रह जाएगा। सभी का करने का काम किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अति दोहित क्षेत्रों में जल दोहन को नियंत्रित करने के साथ साथ शुल्क से प्राप्ति राशि का प्रयोग नई जल संरचनाओं एवं वर्षा जल संचय हेतु करता है। वर्ष 2026-27 में HWRA द्वारा 125 करोड़ की नई जल संरचनाओं के लिए दिए जाने का मेरा लक्ष्य है। माननीय अध्यक्ष जी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकल सिंचाई प्रणालियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2026-27 में 1.25 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। साथ ही 2200 नए ऑन फार्म वाटर टैंक्स का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश की सभी पंचायतों से आग्रह करके हर जिले में कम से कम 100 गांवों में 2 से 10 एकड़ पंचायती भूमि पर ग्राम पंचायत को अनुदान राशि तथा HWRA के सहयोग से वाटर बॉडीज बनाने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, जल के कुशल एवं समान वितरण के लिए सकाडा प्रणाली, हथनी कुंड बैराज तथा JLN पंप हाउस सालावास की स्थापना की जा चुकी है तथा 180 स्थानों पर रियल टाइम डाटा एक्वेशन सिस्टम RTDS कार्यरत हैं। इन आधुनिक संचालन तकनीकों को आगे बढ़ाते हुए 20 अतिरिक्त स्थानों पर सकाडा तथा 400 स्थानों पर RTDS स्थापित करने का मेरा प्रस्ताव है। विस्तृत तकनीकी समीक्षा के उपरांत पत्थर संरचनाओं के डिजाइन को BIS स्टैंडर्ड्स के अनुरूप संशोधित किया जाएगा, जिससे बाढ़ सुरक्षा कार्यों की स्थायित्व अवधि में वृद्धि होगी। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा स्टेट
माइनर इरिगेशन द्वारा कई स्थानों पर ट्यूबवेल लगाने के लिए भूमि ली गई थी। इसके बंद होने के पश्चात यह भूमि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित की गई है। मेरा प्रस्ताव है कि किसी किसान के खेत में स्थित ऐसी कोई भूमि जो सार्वजनिक उपयोग में नहीं लाई जा सकती, उसे कलेक्टरेट पर मूल भूस्वामियों को लौटाने की नीति बनाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के संशोधित